उदय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं पार्ट सेकंड, जिसमें चल रहा है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और इसके अंदर जो आज का टॉपिक है वो है स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी एवं भ्रूणपोष। ठीक है, पहले अपन स्टार्टिंग करें उससे पहले अपन एक बीजांड की जो स्ट्रक्चर है उसको अपन ध्यान से समझते हैं, और उसके बाद जो आगे की जो विधि है फिर अपन ध्यान से उसको क्लियर करेंगे। पहले अपन चलते हैं कि बीजांड की संरचना कैसे होती है, इसमें किस भाग को क्या बोला जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक बीजांड यानी कि स्त्री केसर का चित्र आपको दिखाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये एक बीजांड का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप देखो सबसे अब चलते हैं ऊपर से। ये वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ठीक है, जहाँ पर परागकण आकर के चिपकते हैं। ठीक है, इसकी जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का भाग है इसको वर्तिका बोलते हैं। इसके बाद जो ये एक फूला हुआ भाग है ये वाला, इसको अंडाशय बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो इसके कुल 3 भाग हो गए। पहला आपका अंडाशय हो गया, दूसरा वर्तिका हो गया, और जो थर्ड है आपका वर्तिकाग्र हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन अंदर की ओर चलते हैं। और अंदर की ओर सबसे पहले अपन चलते हैं, ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये वाला भाग है। ये भाग जो है कहलाता है बाह्य आवरण। ठीक है, इसके बाद इसके ठीक नीचे ये जो इसके बाह्य आवरण है उसके जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं अंत्य आवरण। ठीक है, फिर अपन थोड़ा सा साइड में चलते हैं। ये वाला भाग कहलाता है निर्भाग कहलाता है, ये भाग। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन चलते हैं बीच में। ये बीच वाला भाग जिसको बोलते हैं द्वितीय केंद्र। यहाँ इसको द्वितीय केंद्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 केंद्र रखे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ मेरा पेन चल रहा है इसको बोलते हैं अपन बीजांड काय, यानी बीजों का निर्माण जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो एक चौकोर सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूणकोश। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ देखते हैं ये जो भाग है इस प्रकार से इसको बोलते हैं बीजांड वृत्त। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। है ना, ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण इनके ऑर्गन्स। और अब आते हैं यहाँ पर, ये जो 3 जो आपको दिखाई गई है ये 3 कोशिकाएं हैं जिनको प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसके बाद जैसे ये ऊपर है वैसे ही आपकी 3 यहाँ पर है एक, लेकिन बीच वाली जो कोशिका है इसको अंड कोशिका बोलते हैं। बीच वाली कौन सी बोलती है? इसको बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, इसके बाद जो साइड वाली होती हैं ये लेफ्ट, एक तो लेफ्ट में है एक राइट में, तो इनको बोलते हैं सहायक कोशिका। तो इस प्रकार से ये एक बीजांड का स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं इसकी क्रिया विधि कैसे होती है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन क्या है कि ये जो मैंने आपको क्लियर किया है इसको एक बार अपन कैसे आपको एग्ज़ाम में राइट करना है तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। जायांग, जहाँ पे जायांग उसे बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्त्री केसर को बोलते हैं अपन जायांग। जायांग के सभी अंडप, ये जो पूरा अंडप है, जायांग के सभी अंडप या सदस्य प्राय एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। ऐसे जननांग को युक्त अंडपी कहते हैं। ठीक है, तो अगर युक्त अंडपी की अगर आपको डेफिनेशन अगर आती है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जायांग के सभी अंडप या सदस्य प्राय जो जुड़े हुए होते हैं ऐसे जननांग को युक्त अंडपी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा वर्णन अपन ने इस स्त्री केसर का किया है। इसमें मैंने लिखा है कि प्रत्येक जायांग का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें मैंने आपको ये अभी दिखाया यहाँ पर। प्रत्येक जायांग का जो फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, तथा नलिका नुमा भाग जो ऊपर की ओर जो नलिका रूपा जो भाग है
इसको अपन वर्तिका बोलते हैं। और इसके बाद जो शीर्ष वाला वर्तिका के शीर्ष के ऊपर की ओर, यानी कि वर्तिका के ऊपर जो शीर्ष के भाग है, इसको वर्तिका कहते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद है कि अंडाशय में एक या कई बीजांड होते हैं, एक या कई बीजांड होते हैं। ये तो हो गई इसकी बाहरी से देख करके हम इनको ये बोला जाता है। अब अपन चलते हैं इसकी क्रियाविधि, ठीक है। तो क्रियाविधि से पहले आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसको और समझ लो कि इस तरीके से है। इसके अंदर ये आपका जो बीजांड काय है, मैंने चित्र में आपको दिखाया है, ये बीजांड का है, ठीक है। इसके अंदर ये जो रेड कलर से दिखाई गई है, इसको बोलते हैं बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे जो दिखाई है, जो गोलाकार है, इसको बोलते हैं भित्ति कोशिका, ठीक है। आप एक बार मैं और कर दूँ क्लियर, ये एक बीजांड का है, ये वाला भाग, इसके अंदर दो कोशिकाएं, जो ऊपर वाली कोशिका है इसको बोलते हैं बीजाणु जनन कोशिका, इसके नीचे जो है इसको बोलते हैं भित्ति कोशिका, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले होता क्या है कि जो बीजाणु जनन कोशिका है, ये बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, ठीक है। अपन बात किसी कर रहे हैं, बीजाणु जनन कोशिका। ये जो कोशिका है, कौन सी वाली, जो रेड कलर वाली है, ये क्या है, बिना विभाजन किए हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, ठीक है। जब ये उसकी तरह कार्य करेगी तो होगा क्या, ये जो बीजाणु जनन कोशिका है, ये जो है अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करेगी, ठीक है। और ये 4 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, और ये चारों के चारों एक रेखा में होते हैं, ठीक है। देखो अब ये मैंने इसके लिए कुछ राइट भी किया है, यहाँ आप देखो, यहाँ पर प्रत्येक बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत क्या होता है, जिनमें से रेखिक क्रम में, देखो यहाँ पर ये रेखिक क्रम के अंदर 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये रेखिक क्रम में होते हैं और ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और ये 4 गुरु बीजाणु बनाते हैं, ठीक है। कौन, इसकी क्रिया कौन होता है, ये बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। अब होता क्या है, ये बने कितने, 4 बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इनमें से क्या है कि 3 तो सूख करके नष्ट हो जाते हैं, केवल एक बचता है। फिर देखो मैंने इसके लिए यहाँ पर ये लिखा है, इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। केवल 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं। ये क्रिया यहाँ पे हुई। अब यहाँ से क्रिया यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें से एक बना, एक जो है, एक गुरु जो बीजाणु है वो क्या है आपका क्रियाशील है, बाकी 3 नष्ट हो गए। अब इसमें क्या होता है, जो एक बचा वो क्या है, समसूत्री विभाजन होता है उस एक का। 3 तो नष्ट हो चुके हैं, एक बचा, अब एक का समसूत्री होता है विभाजन। तो एक तो जाता है ऊपर की ओर, एक जाता है नीचे की ओर। तो उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, क्रियाशील गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिका बनाता है। कितनी बनाता है, 2। तो देखो एक तो ये रही और दूसरी ये रही। जो ऊपर वाला है वो जाता है आपका निर्भाग की ओर, यह कोशिका निर्भाग की ओर होती है, ये जाती है ऊपर की ओर, एक होती है यहाँ पर नीचे की ओर। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर जाती है। तो एक पहुँच गई ऊपर, एक पहुँच गई नीचे। अब इसके बाद इसके अंदर वापस समसूत्री विभाजन होता है। अब कैसे होता है देखते हैं आगे। अभी हमने देखा कि पहले जो 1 से 2 बने, फिर वापस उसमें समसूत्री विभाजन होता है, 2 से 4 बनेंगे। फिर इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है तथा ये 2 कोशिकाएं विभाजित होकर के 4 हो जाती हैं। देखो पहले यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर भी 1 थी, अब ये 2 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 4 हो गई। इन 4 में फिर समसूत्री होता है विभाजन, तो 8 बन जाती है। फिर देखो मैंने यहाँ पर चित्र के द्वारा आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है और ये 4 से 8 हो जाती है। कितनी हो गई, 4 से 8। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 तो किसकी ओर है, ऊपर की ओर, और 4 हैं आपके ये बीजांड की ओर, ठीक है। और ये जो है ये कहलाता है आपका भ्रूण कोश। क्या कहलाता है, भ्रूण कोश, ठीक है। 4 तो
ऊपर है जिसको बोलते हैं अपन किसकी ओर, निर्वाह की ओर, और 4 हैं आपके बीजांड द्वार की ओर। 4 हो गई। अब इनमें से क्या होगा, इन चारों में से एक आएगी बीच में और यहाँ से भी एक जाएगी बीच में, तो ये एक और एक कितनी हो जाएंगी, 2, तो ऊपर रह जाएंगी 3 और यहाँ रह जाएंगी 3। फिर देखिए अपन आगे क्या होता है। ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। इनमें से एक कोशिका कहाँ की है, विभाग से, और दूसरी कोशिका बीजांड द्वार से केंद्र पर जाकर के द्वितीय केंद्र बनाती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर चित्र के द्वारा आपको मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। ये 4 थी ऊपर, तो 3 तो ऊपर रह गई, वो कहलाएगी आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं। 4 में से एक पहुँच गई यहाँ पर, कहाँ पर, केंद्र की ओर। वैसे जैसे ऊपर हुआ वैसे कहाँ पर हुआ, बीजांड द्वार की ओर। यहाँ भी 4 थी तो एक पहुँच गई मध्य में, ठीक है। तो यहाँ 3 रह गई, यहाँ 3 रह गई। तो जो ऊपर की 3 है इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। अब एक यहाँ पे आ गई और यहाँ से भी 3 है, एक वहाँ पहुँच गई ऊपर। तो 3 में से जो मध्य वाली है इसको तो बोलते हैं अंड कोशिका, जैसे हम पहले ही ऊपर क्लियर कर चुके हैं। और लेफ्ट की और राइट की इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। अब एक नीचे से पहुँच गई, एक पहुँच गई ऊपर से, तो यहाँ पर ये द्वितीय केंद्र बन गया। क्या बन गया, द्वितीय केंद्र, ठीक है। अब आगे अपन इसको कैसे समझना है वो देखते हैं। निर्भाग की ओर 3 कोशिकाएं बनती हैं जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीजांड द्वार की ओर से भी 3 कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से साइड की तो कहती हैं, साइड की सहायक कोशिका होती है, तथा जो मध्य की होती है वो अंड कोशिका कहलाती है। मैं आपको पहले इस चीज़ को मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद जो मध्य में क्या होता है, जो बीच में जो एक ऊपर से आई, एक कहाँ से आई, बीजांड द्वार से, तो उनका क्या होगा, शेष 2 केंद्रक भ्रूण पोष के मध्य में होते हैं। देखो मध्य में कितने हो गए, 2 हो गए, एक और एक 2, एक ऊपर से आया, एक कहाँ से आया था, नीचे से। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके एक हो जाएगी कोशिका, और लेकिन केंद्रक इसमें 2 ही होंगे। कुछ समय बाद ये दोनों केंद्रक संयुक्त हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। इस प्रकार पूर्ण विकसित भ्रूण पोष में 7 कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं होती हैं, 7, और केंद्रक होते हैं 8। अब 7 कोशिकाएं कैसे होंगी, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गई। अब ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, तो 7 तो हो जाएंगी कोशिकाएं। अब केंद्रक 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से 7 तो होती हैं कोशिकाएं और 8 होते हैं केंद्रक। इस प्रकार से ये भ्रूण पोष का निर्माण होता है। धन्यवाद।